ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था और ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आप तो ये बात समझ में आ गई थी लास्ट क्लास में। आप सब अच्छे से नोट बनाइएगा और कॉपी लेके आइएगा आज कोचिंग में, तो मैं आपके नोट्स चेक करूंगा। जैसे हमने इसको वेलोसिटी दी, वेलोसिटी देने के बाद यहां पर बैटरी है तो ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट होने से सर्किट पे करंट आया, करंट आने से रेजिस्टेंस से हीट लॉस हुआ। आपको फाइंड करके बताना है टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस फाइंड करके बताना टिल इनफाइनाइट टाइम फ्रॉम द रेजिस्टर।
आप ये समझिए धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। हम लास्ट क्लास में इसकी वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके थे। इसकी जो वेलोसिटी थी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके थे। तो इसकी वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम था वो ये थी। This was velocity as a function of time. ये हम वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम लास्ट क्लास में निकाल चुके थे। इससे समझ में आ रहा है कि फाइनली आप t की जगह इंफिनिटी पुट करो यहाँ पे। जैसे आप t की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वेलोसिटी बिकम जीरो। तो इनिशियली वेलोसिटी भी है, एक्चुअली क्या होता है वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉजिक समझो ना आप। भाई यहाँ पर कभी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी जा कहाँ रही है? एनर्जी हैज टू बी कंजर्व। आपको बताना तो होगा कहीं ना कहीं जा रही होगी। तो आप बोलोगे व्हाटएवर द लॉस वी हैव इन द काइनेटिक एनर्जी, ये आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्रूव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड इज इक्वल टू प्रूव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड इज इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम द रेजिस्टेंस। प्रूव करके loss in kinetic energy of the rod is equal to heat generated from the resistance। heat loss बोल दो, heat generated बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? बात तो ये प्रूव करके बताना है आपको। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करोगे आप, कैसे? चलो मैं कहता हूं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 1 सेकंड में कम होती है उसको मैंने लिख दिया हीट जनरेट होती है इसके बाद। ये मुझे प्रूफ करके बताओ। तो चलिए मैं प्रूफ करके बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ mv स्क्वायर। तो ये आया mv, यहाँ पे dv by dt। क्या है dv by? ये हमको प्रूव करके बताना है ये इक्वल टू ये mv dv by dt। ये आपका dv by dt। ये हमको प्रूव करके बताना है ये इक्वल टू है। अब अपन आई निकाल लेते हैं किसी मोमेंट पर कभी हम आई लिखे आई होगा जगह यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। इसी समय आई लिखूंगा
तो आएगा VBL बाय R। तो I को मैंने लिख दिया VBL बाय R, I स्क्वायर इंटू R। ये हो गया V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ये हो गया, B को लिख सकते हैं अब इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करो, बराबर हो। ये मैंने I स्क्वायर R की वैल्यू निकाली, ये I स्क्वायर R की वैल्यू निकाली, ये काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो ये इक्वल टू ये प्रूव, तो ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया, मतलब ये इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, मतलब ये एक फंडामेंटल सी बात है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो। कई बार बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि सर वो तो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो मैंने बैटरी बना दी है ना, ये बैटरी बीबीएल की बना दी, इसमें करंट जा रहा है, करंट के कारण फोर्स आगे पीछे की तरफ आईएलबी, तो आप बताओ देखो ना सर, एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी आगे की तरफ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा आईएलबी इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, आईएलबी जो फोर्स है वो मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, मैग्नेटिक इन नेचर जो है वो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स है। आईएलबी तो हम निकालते हैं, क्यू वी क्रॉस बी जो है वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी, और इस क्यू वी क्रॉस बी से ही तो सर आपने डिराइव किया है, वो डेरिवेशन मैंने आपको उतना इलैबोरेटेड तरीके से नहीं बताया, वो अपने कोर्स में नहीं है, अदरवाइज में ये इससे ये जरूर आता है, बट ये वाला जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है, मैग्नेटिक इन नेचर तो ये वाला फोर्स होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए याद रखना कि आईएलबी ने वर्क किया और वो वर्क जो दे दिया, उस वर्क के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड, अरे मान लो कभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव वर्क करता, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता, यहाँ कोई स्टोर तो हो नहीं रहा। आप देखो यहाँ पर कभी आईएलबी को मैग्नेटिक, वैसे आईएलबी मैग्नेटिक नेचर होता नहीं है ना, पर भी मैंने बोला कि चलो आईएलबी ने वर्क किया, तो वर्क कुछ तो करता, वो लॉस करता हीट के फॉर्म में, वो वर्क स्टोर होता, तो वो वर्क स्टोर होता, तो उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोल देते हैं, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, और वो होती नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। यहाँ पे एक सीधी सी बात है, सिर्फ दो ही एनर्जी है यहाँ पर, एक तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और रेजिस्टेंस एनर्जी ले रहा है हीट के फॉर्म में। ये हमारे लेवल पे ज्यादा डेरिवेशन है नहीं कि ये बच्चों को प्रूव करके बताना कि आईएलबी इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, चाहो तो आप कॉपी में इस बात को लिख लो, आईएलबी इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बट इट्स नेचर इज नॉट द मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली क्यू वी क्रॉस बी, और क्यू वी क्रॉस बी में आप हमेशा वर्क जीरो पाओगे, क्यों? क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसका वर्क तो हमेशा जीरो होगा। ये पहले बता सकता था बच्चों को प्रूव करके भी कि आईएलबी देखो मैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, बट उसका मतलब नहीं निकलता, बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता, समझ नहीं पाता है। तो कुछ ऐसा भी फिजिक्स है जो कि मैं आपको समझाना नहीं चाहता, व्यर्थ में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसलिए याद रखिएगा आईएलबी फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे है, तो ऐसा मत सोचेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ने नेगेटिव वर्क कर लिया क्योंकि आईएलबी ने नेगेटिव वर्क किया, आईएलबी इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर। मैं जो आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो जो एक्चुअल फिजिक्स में पढ़ाता था उस पर 25% चीजें मैंने हटा दी, क्योंकि व्यर्थ में अब एडवांस में उतना लेवल आता नहीं है और कोई मतलब नहीं है, न किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और उतना पढ़ के कंफ्यूजन होना और सब्जेक्ट से डर लगना, अपने आप को यही आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत आ रही है आधे बच्चों को, वो सब बातें बता दूंगा तो आप उड़ जाओगे वहां, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पढ़ो मस्त।
जो ऑफलाइन आ रहे हैं बच्चों कैपेसिटी में का नंबर कम आए थे बेटा, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस करना उसकी, 8 दिन उसका चलेगा। ऑनलाइन वालों के तो आ ही जाते हैं, गूगल बाबा है तो। बहुत सारे ऐप आ गए हैं आजकल, गूगल लेंस आ गया, गूगल लेंस से क्वेश्चन स्कैन करो, सीधे सॉल्यूशन मिल जाता बढ़िया सा। फिर ये क्या बताया आपने? आपने तो आपको बताना था ना कि मैं अरे आप बताओ ना, आपको प्रूव हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी हीट लॉस होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो हीट पे चली। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वो हीट लॉस में चली। Whatever the kinetic energy we had is completely converted into heat loss. ये इंग्लिश सही? तो अब लॉजिक तो आपको समझ में आ गया ना कि जो भी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो आई स्क्वायर आर में जाएगी, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो जब फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो पूरा हीट लॉस में चली जाएगी, जैसे इट विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट लॉस। It will completely converted into heat loss. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहां पर आपको दे रखा है कि इस रॉड पर एक कांस्टेंट फोर्स में लगाते जा रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स लगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास m है तो इसके एक्सीलरेशन आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको फाइंड करके बताना। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वेलोसिटी आई, मैग्नेटिक फील्ड पे रॉड रखी है उस पे वेलोसिटी है, तो क्या क्या होगा? नहीं तो आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कर देते हैं। क्या करेंगे देखो, आप में से कुछ ऐसे लोग क्या करेंगे देखो, इसमें मास है, वेलोसिटी x लगी है, तो x इज इक्वल टू m है। सुनो मेरी बात, 12th में आप इसी गलती कर देते। मैंने कल
एक बच्चे कॉपी में देखा उसने ऐसे लिखा, वैसे देखो b इक्वल टू u प्लस 8, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आंसर लिख दिया। बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? देखिए बेटा, हमने जैसे F0 फोर्स लगाया,
इस F0 फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आया और एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी। थोड़े समय बाद आप इस डायग्राम को देखोगे, थोड़े समय बाद इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे वेलोसिटी दिया इस समय, थोड़ा समय बाद वेलोसिटी दी आ गई तो ईएमएफ हो गया वीवी और इसके कारण करंट क्या है, करंट आने के कारण पीछे की तरफ फोर्स लगेगा आगे और आगे की तरफ फोर्स लगा है तो नेट फोर्स हो गया F0 माइनस आई, नेट फोर्स F0 माइनस ये F0 माइनस आई की नेट फोर्स। अब मैं आई को क्या लिख सकता हूं यहां पर बताएं, आई है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो एक्सीलरेशन मास इनटू एक्सीलरेशन आई को लिखा मैंने क्या है dv बाई dt। दोनों तरफ इंडिकेट, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इनिशियली वेलोसिटी भी जीरो थी, जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी भी। मैं इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं, पहले इतना लिखिए आप, पहले इतना लिखिए।
क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन होता है ना, v के साथ वाली चीज जो होती है ना बाहर आ जाती है। बस मैंने इसको इधर लेके आया, तो उसको उधर लेके गया, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ t इक्वल टू 0 पे लिखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, देखो क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, देखो वो क्या रहा है, आगे वाला फोर्स लग रहा है, इसके अंदर की वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी के कारण वीबीएल बढ़ रहा है, वीबीएल के कारण करंट बढ़ रहा है, करंट के कारण पीछे वाला फोर्स बढ़ रहा है, पीछे वाले फोर्स बढ़ने के कारण नेट एक्सीलरेशन कम हो रहा है, पर अभी भी f0 ज्यादा है, तो f0 ज्यादा है, जब तक f0 इससे ज्यादा होगा ये एक्सीलरेट करते जाएगा, और ये एक्सीलरेट करते जाएगा तो एक्सीलरेट करते जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो वीबीएल बढ़ते जाएगा, वीबीएल बढ़ते जाएगा तो करंट बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा तो पीछे वाला फोर्स बढ़ते जाएगा। तो आखिर आप ये बताओ, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि वेलोसिटी बढ़कर, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि वेलोसिटी बढ़कर इतनी हो जाएगी कि वीबीएल इतना हो जाएगा कि सर्किट में करंट इतना हो जाएगा कि जो पीछे वाला फोर्स है आईएफ और आगे वाला जो f0 है दोनों बराबर हो जाएगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर, आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग। तो लॉन्ग टाइम के अंदर हम लिख सकते हैं लॉन्ग टाइम के आफ्टर लॉन्ग टाइम लिख सकते हैं f0 इज इक्वल टू आई एल लिखा, तो आई आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब जब इतना बहुत समय के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये लॉन्ग टाइम के लिए वेलोसिटी, लॉन्ग टाइम